खेलते उसने गांव के एक बालक को पकड़ लिया और हंसते हुए उसकी पीठ पर चढ़ गया। आज तू मेरा घोड़ा बनेगा। जिस बालक को उसने घोड़ा बनाया था उसे वीर ने बुरी तरह पीट दिया। रोता बिलखता वह लड़का जब अपने घर पहुंचा और सारी बात अपनी मां को बताई तो यह सुनते ही उस औरत का खून खौल उठा। गुस्से से भरी वह सीधी माधवी के घर जा पहुंची और तीखे शब्दों में बरस पड़ी। पता नहीं किस कुल का बच्चा पाला है तूने, पूरे गांव के बच्चों की नाक में दम कर रखा है इसने। जब मन करता है मारता है, जब मन करता है पीट देता है। उसकी कड़वी बातें बाहर खड़े वीर ने सुन ली। उसके भीतर जैसे आग लग गई। औरत के जाते ही वह अपनी मां के सामने आ खड़ा हुआ। आंखों में गुस्सा और आवाज में कपकपी थी। मुझे मेरे पिता का नाम बता दो, नहीं तो मैं खुद को भी खत्म कर दूंगा और तुम्हें भी। मैं तुम्हें मां मानना भूल जाऊंगा। माधवी की आंखें भर आईं। कांपते हाथों से उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और बोली, मैं तुझे सच बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। वीर चौंक गया। कौन सी शर्त मां? माधवी ने दृढ़ स्वर में कहा, तू अपने पिता के घमंड का मुंह काला करेगा और उसे 7 जूते मारेगा। वीर अवाक रह गया। पर क्यों मां? तब माधवी ने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे एक घमंडी युवराज ने उसे विवाह के बीच छोड़ दिया था, कैसे उसने ग्वालिन का वेश धारण कर उसी से फिर मुलाकात की और कैसे बदले की इस राह को उसने चुना। मां की बातें सुनकर वीर की आंखें झुक गईं। भरे गले से वह बोला, मां मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं वादा करता हूं तुम्हारा अपमान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं अपने उस अहंकारी पिता को सिर्फ 7 नहीं 14 जूते मारूंगा। वीर ने कठोर स्वर में कहा, 7 तुम्हारे नाम के और 7 मेरे। इतना कहकर वह राजधानी की ओर चल पड़ा। उधर समय के साथ बहुत कुछ बदल चुका था। युवराज अर्जुन देव अब राजा बन चुका था। उसके पिता महाराज प्रताप देव का देहांत हो गया था और पूरे राज्य की बागडोर अब उसी के हाथों में थी। जब वीर राजधानी देवगढ़ पहुंचा तो उसे यह जानकर झटका लगा कि उसका पिता अब इसी विशाल साम्राज्य का शासक है। पल भर के लिए उसका दिल डगमगा गया, लेकिन अगले ही क्षण उसने अपने मन को मजबूत कर लिया। चाहे वह राजा हो या साधारण इंसान, मेरा वचन नहीं बदलेगा। नगर को भली भांति देखने के बाद वह एक बूढ़ी माली औरत सुभागी बाई के घर ठहर गया। पहले तो सुभागी बाई ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वीर ने उसके सामने एक सोने का सिक्का रखा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने खुशी खुशी उसे अपने घर में जगह दे दी। उसी रात वीर ने पूरे नगर में जगह जगह इश्तहार चिपका दिए। उन पर लिखा था, इस 1.5 चालकों की नगरी में अब 2.5 चालाक आ गया है। जो ठगता है उसे अब कोई ठग नहीं सकता। सुबह होते ही पूरा शहर इन पर्चों की चर्चा से गूंज उठा। जब यह बात राजा अर्जुन देव के कानों तक पहुंची तो उसका घमंड आहत हो गया। गुस्से में उसने तुरंत ऐलान करवा दिया, जो भी इस 2.5 चालाक को पकड़कर मेरे सामने लाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। इनाम की घोषणा सुनते ही नगर का कोतवाल रुद्रदत्त सीधे दरबार में जा पहुंचा। हाथ जोड़कर उसने कहा, महाराज बस एक मौका दीजिए, मैं उस 2.5 चालाक को आपके चरणों में ला गिराऊंगा। राजा अर्जुन देव ने सिर हिलाकर अनुमति दे दी। उधर वीर, जिसे पूरा नगर अब 2.5 चालाक के नाम से जानने लगा था, यह खबर पहले ही बूढ़ी माली औरत सुभागी बाई से सुन चुका था कि कोतवाल उसे पकड़ने की तैयारी कर रहा है। शाम ढलते ही कोतवाल रुद्रदत्त अपनी टुकड़ी के साथ नगर की गलियों में गश्त पर निकल पड़ा। उसी समय वीर ने फिर एक नया रूप रचा। इस बार वह झुर्रियों से भरे चेहरे और फटे पुराने कपड़ों वाली एक बूढ़ी अम्मा बन गया। वह नगर के मुख्य चौक में जाकर बैठ गया और चक्की से अनाज पीसने लगा। कुछ ही देर में कोतवाल उधर से गुजरा। बूढ़ी अम्मा को देखकर वह रुक गया और रौब से बोला, ए बुढ़िया, इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? वीर ने कांपती आवाज में जवाब दिया, हुजूर क्या बताऊं, इस नगर में वही 2.5 चालाक आया है। उसने अपने घोड़े के लिए दाना पिसवाने का काम मुझे सौंपा है, बस उसी की प्रतीक्षा कर रही हूं। इतना सुनते ही कोतवाल की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत कहा, तू हट यहां से, कपड़े उतार और मुझे दे। वीर ने मुस्कान दबाते हुए अपने मैले फटे वस्त्र कोतवाल को थमा दिए और खुद उसके कपड़े पहनकर चुपचाप वहां से निकल गया। पूरी रात कोतवाल वहीं बैठा चक्की चलाता रहा। हर पल यही सोचता रहा, अभी 2.5 चालाक आएगा और मैं उसे पकड़ लूंगा। सुबह होते ही लोग चौराहे से गुजरे तो यह दृश्य देखकर ठहाके लगाने लगे। नगर का कोतवाल रुद्रदत्त एक बूढ़ी अम्मा की तरह बैठा चक्की चला रहा था। किसी ने उंगली उठाई, किसी ने ताना मारा,
तो कोई जोर जोर से हंस पड़ा। जैसे ही कोतवाल को अपनी दुर्दशा का एहसास हुआ, उसने गुस्से में चक्की फेंक दी और सिर पकड़कर बैठ गया। अरे वही ढाई चालाक तो मुझे ही ढाई चाल बना गया। यह बात जब राजा अर्जुन देव के कानों तक पहुंची तो वह गुस्से से दांत पीसने लगा। उसका कोतवाल पूरे नगर के लिए हंसी का पात्र बन चुका था। इस घटना के बाद पूरे शहर में ढाई चालाक का ऐसा डर बैठ गया कि कोई भी उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिरकार राजा ने एक और बड़ा ऐलान करवा दिया, जो भी इस ढाई चालाक को पकड़कर मेरे सामने लाएगा उसे आधा राज्य इनाम में दिया जाएगा। आधे राज्य की घोषणा सुनते ही इस बार आगे आया नगर का फौजदार महावीर सेन। उसने छाती ठोककर कहा, महाराज अब तक उसका सामना मुझसे नहीं हुआ, कल सुबह वह आपके दरबार में होगा। राजा ने थके हुए मन से सिर हिलाया और उसे भी शुभकामनाएं दे दी। उधर वीर, जिसे अब पूरा नगर ढाई चालाक के नाम से जानता था, फिर से बूढ़ी मालिन सुभागी बाई से बातें करने लगा। माई, वह मुस्कुराकर बोला, अब की बार कौन मेरी खोज में निकला है? सुभागी बाई ने इधर उधर देखकर धीमी आवाज में कहा, बेटा इस बार फौजदार महावीर सेन ने ठान ली है कि तुझे पकड़कर राजा के सामने पेश करेगा। वीर ने हल्की हंसी के साथ पूछा, और उसके घर में कौन कौन है? मालिन बोली, बस 3 ही लोग हैं, घर में बस 3 ही लोग हैं। सुभागी बाई ने धीमे स्वर में कहा, खुद फौजदार महावीर सेन, उसकी पत्नी और उसकी बेटी। बेटी की शादी को 12 साल बीत गए हैं, लेकिन उसका पति उसे लेने कभी नहीं आया। बेचारी आज भी मायके में ही बैठी है। इतना सुनते ही वीर की आंखें चमक उठीं। उसके मन में एक नई चाल जन्म ले चुकी थी। अगले ही दिन वह ज्योतिषी का वेश धारण कर फौजदार के मोहल्ले में घूमने लगा। हाथ में छोटी सी पोथी, गले में मनकों की माला और आवाज में रहस्य, आओ भाग्य देखो, जो बिछड़ा है वह लौटेगा या नहीं, जो रूठा है वह मानेगा या नहीं। इस ज्योतिषी को सब खबर है। यह कहते हुए वह 3 से 4 बार फौजदार महावीर सेन के घर के सामने से गुजरा। आखिरकार महावीर खुद बाहर आ गया। उसने ज्योतिषी बने वीर को आदर से भीतर बुलाया और भारी मन से अपनी पीड़ा सुना दी। बाबा, मेरी बेटी की शादी को 12 साल हो गए, मेरा दामाद उसे लेने कभी नहीं आया। यह बोझ मेरी छाती पर पत्थर बनकर बैठ गया है। वीर ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोला, आपका भाग्य अब करवट लेने वाला है। आपका दामाद अब बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका है और आज ही रात वह आपके द्वार पर आने वाला है। महावीर सेन की आंखें चमक उठीं। सच में बाबा, आज ही? वीर ने रहस्यमय अंदाज में सिर हिलाया। हाँ, आज ही, बस घर के हर कोने पर नजर रखना। फौजदार ने प्रसन्न होकर उसे इनाम दिया और पूरे सम्मान के साथ विदा कर दिया। उस रात महावीर सेन की आंखों में नींद कहां थी। वह पूरे परिवार के साथ दरवाजे के पास बैठा, कानों को हर आहट पर लगाए रहा। जैसे जैसे अंधेरा गहराया, वीर ने व्यापारी का वेश धारण कर लिया। सिर पर साफा, कंधे पर थैला और आवाज में अपनापन भरकर वह फौजदार के घर के बाहर घूमते हुए बोलने लगा, कहीं यही मेरी शादी हुई थी? बरसों हो गए, आज रास्ता भटक गया। यह सुनते ही महावीर सेन तुरंत बाहर आया। उसने व्यापारी को ध्यान से देखा, फिर भावुक स्वर में बोला, अरे इतने सालों के बाद कैसे याद रहेगा? आइए, अंदर आइए जमाई जी। वह उसे आदर के साथ घर के भीतर ले गया, अच्छे भोजन का प्रबंध कराया और ऊपर चौबारे में आरामदायक बिस्तर भी लगवाया। मेहमान की सेवा करके महावीर सेन खुद ढाई चालाक की तलाश में नगर की गलियों में निकल पड़ा। आधी रात के सन्नाटे में वीर चुपचाप नीचे उतरा। फौजदार की बेटी गहरी नींद में सो रही थी। वीर ने धीरे से उसे जगाया और हाथ में चाकू दिखाकर फुसफुसाया, एक आवाज भी निकाली तो जान चली जाएगी। डर से कांपती लड़की ने अपने सारे गहने उतार दिए। वीर ने उसे खाट से बांध दिया और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। जाते जाते वह धीमे स्वर में बोला, अपने पिता से कहना, जिसे तू बाहर ढूंढता फिर रहा था, वही तेरा जमाई बनकर तेरे घर आया था। घर में रखा सारा धन समेटकर वह अंधेरे में गायब हो चुका था। सुबह होते ही पूरे घर में हड़कंप मच गया। फौजदार की बेटी बांधी हुई मिली और घर का सारा सामान अस्त व्यस्त था। महावीर सेन सिर पीटकर जमीन पर बैठ गया। हाय राम, मैं खुद ही ढाई चालाक का शिकार बन गया। जब यह खबर राजा अर्जुन देव तक पहुंची तो उसका धैर्य पूरी तरह टूट चुका था। गुस्से में वह गरज उठा, कोई किसी काम का नहीं है, अब मैं खुद उस ढाई चालाक को पकड़ूंगा। उधर वीर ने लूटा हुआ सारा धन बूढ़ी मालिन सुभागी बाई को सौंप दिया और मुस्कुराकर बोला, माई अब बताओ,
इस बार मेरी खोज में कौन निकला है?